पढ़िए आगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया? आवाज देखो जी, कम करो जरा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? अब आवाज चलो रहने दो, ठीक है, ठीक है, रहने दो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। आवाज जा रही है ना? हाँ ठीक है, बहुत आवाज है, इतना ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा सा तेज करो जी, लगता है नहीं आवाज है। हल्का सा तेज, एकदम हल्का करना। पास्ट कॉन्टिन्यू, हाँ रहने दो। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए कैसा होता है स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका यूज कहां कहां करते हैं, क्या करेंगे बोलो जरा? आपको क्या लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लगे कोई सेंटेंस, कोई एक्शन पास्ट में जारी था, कॉन्टिन्यूअस है तो जारी होगा। और कब की बात करें? पास्ट में। अगर अभी कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और काम जारी था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और होने वाला है जारी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो लिखिए इससे बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट में जारी था। इससे बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट में जारी था। किसी कार्य के पास्ट में जारी होने का बोध होगा। कोई कार्य पास्ट में जारी था, ऐसा बोध करेगा। जैसे पास्ट में जारी था कैसे? जैसे मान लो एक सेंटेंस है, कहते हैं ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रहा था। देखो पास्ट में काम जारी था, वह एक उपन्यास पढ़ रहा था। दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट में जारी था। पास्ट में कोई काम चल रहा था, जारी था। जैसे एक और ने लिखा थे When I reached there, he was sleeping. When I reached there, he was sleeping. जब मैं वहां पहुंचा, वे लोग, वह सो रहा था। जब मैं वहां पहुंचा वह सो रहा था। इसका मतलब जब आप वहां पहुंचे तो क्या काम चल रहा था? सोने का काम जारी था, इसलिए ही वॉज स्लीपिंग। देख लीजिए, तो ये क्या बोध कर रहा है? ये बोध कर रहा है कि किसी काम को
जारी होने की स्थिति का बोध कर रहा है। तो व्हेन आई रीच देयर ही वाज स्लीपिंग हो गया। इस तरीके से हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अगला लिखिए, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। एक ही यूज था इसका। आगे पास्ट परफेक्ट, स्ट्रक्चर जान लीजिए पास्ट परफेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। निगेटिव इंट्रोगेटिव तो आपको बनाना आता ही है। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यानी हैड प्लस B3 क्या बोध करेगा? अगर यहां हैज और हैव लिखते थे तो प्रेजेंट हो जाता था, और हैड हो गया पास्ट हो गया। ये पास्ट परफेक्ट है। अब जरा देखिए इसके यूज की बात कर रहे हैं। यूज लिखिएगा, जब दो एक्शंस पास्ट में समाप्त हुआ हो, जब दो एक्शंस पास्ट में समाप्त हुआ हो और जब दो एक्शंस पास्ट में समाप्त हुआ हो और नहीं, एक मिनट, और नहीं लिखिएगा। जब दो एक्शन पास्ट में समाप्त हुआ हो एक पहले और दूसरा बाद में, एक पहले और दूसरा बाद में, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जब दो एक्शंस पास्ट में समाप्त हुआ हो, एक पहले और दूसरा बाद में, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जरा देखते हैं, दो एक्शन पास्ट में हुआ, ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम एक सेंटेंस कहें कि जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी, तो एक्शन पास्ट में खत्म हुआ। मैं स्टेशन पहुंचा और उसके पहले कौन सा काम हो गया? जो काम पहले हो गया उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो किस एक्शन को पास्ट परफेक्ट में? मेरे पहुंचने का कि गाड़ी खुलने का? तो गाड़ी खुलने को लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आप सेंटेंस लिखते हैं, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, आगे है द ट्रेन हैड started. When I reached the station, the train had started. The train had started क्यों लिखे? क्योंकि काम पहले हो चुका है। तो जो काम पहले समाप्त हो जाए उसको किस टेंस में लिखेंगे? उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है? जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ पास्ट, लिखा था कि नहीं लिखा था? नहीं लिखे थे? अच्छा लिख देते हैं फिर से हम। लिख लीजिए, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन
द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, आप लोग एक ट्रांसलेशन बनाए होंगे। सर क्लास 30 का वीडियो सिर्फ 15 मिनट का है, अपलोड है, प्लीज सर पूरा अपलोड करवा दीजिएगा। क्लास नंबर 30 15 मिनट का वीडियो है, देखो तो। एक दिन गड़बड़ हो गया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है रहने दो, ठीक है ठीक है। अब देखिए जरा, वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब मैं स्टेशन गाड़ी जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी। अब आप जरा सेंटेंस देखिए, कहता है जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल। आप अक्सर बचपन में एक ट्रांसलेशन बनाते होंगे, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। इसको कौन से टेंस में लिखते थे? पास्ट परफेक्ट में। क्यों लिखते थे? क्योंकि डॉक्टर बाद में आया, मरीज तो जो काम पहले समाप्त हो गया उसको कौन से टेंस में? तो देखो हम उसी को फिर से लिख रहे हैं, द पेशेंट हैड died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. मरीज मर चुका था किसके आने के पहले? डॉक्टर के आने के पहले। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, या आप कह सकते हैं डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। कर लीजिए नोट इसको। देखो एक बात आपको हम बताते हैं जरा, देखो एक स्ट्रक्चर है जी, पास्ट परफेक्ट लिखोगे और यहां रहेगा बिफोर, और इसके बाद रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। ये रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। या हम अगर इसको उल्टा कर दें, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिख देते हो तो आप जहां बिफोर लगाए हैं ना, इसको आफ्टर लगाना पड़ेगा और आगे आपको पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। जरा इस सेंटेंस की जरा गौर कीजिए, इस बात को क्या कह रहा है। अब इसको कैसे याद रखेगा, याद रखने का हम एक तरीका बता रहे हैं। सुनो, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, मतलब पास्ट परफेक्ट पहले होगा, ठीक। और आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद, यानी कि पास्ट परफेक्ट को कहां लिखना है? बाद में। अब समझ में आई बात? दो सेंटेंस एक साथ दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, एक सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट। अब दोनों को जोड़ना है। पास्ट परफेक्ट के साथ कौन सा सेंटेंस को जोड़े हैं आप? पास्ट इंडेफिनिट को। अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को एक साथ जोड़ना है तो देखना है कि जोड़ने के लिए क्या लगाया गया है, अब बिफोर है कि आफ्टर है। अगर आप बिफोर लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखोगे और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में। और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट को पहले। समझ गया? जैसे अभी आपका ये जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ऊपर में, ये सेंटेंस दिख रहा है, इसमें क्या लगा हुआ है बीच में? तो देखो बिफोर वाला स्ट्रक्चर देखो, पास्ट परफेक्ट कहां है? पहले है, तो हमने पास्ट परफेक्ट को पहले लिखा है कि नहीं? और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में लिखा है कि नहीं? लिखे हैं। अब इसको आप बदल दीजिए, इसको पहले लाइए, इसको बाद में ले जाइए, ले जाइए। बाद वाले बोलिए क्या है? द डॉक्टर केम ना, द डॉक्टर
द डॉक्टर केम। अब क्या लगाना पड़ेगा यहां, आफ्टर लगाना पड़ेगा। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों आफ्टर लगाए, आफ्टर मतलब बाद, इसे देखो पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखना पड़ा। ये आपको याद रखना है, बिफोर और आफ्टर की स्थिति कभी कभी भरने के लिए दे देता है आपको, कभी कभी भरने के लिए आपको दे देगा। हो गया। मिटाए, यहां तक लिख चुके होगे। देखिए एक सेंटेंस है, देखो यहां पर एक सेंटेंस है, द थीप बिफोर द पुलिस। अब आपके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केम, और दूसरा ऑप्शन है हैड रन अवे, दूसरा ऑप्शन में है हैड रन अवे, और तीसरा ऑप्शन में है केम। तीसरा ऑप्शन है हैड रनिंग अवे, दूसरा ऑप्शन में है केम। ठीक है, अब जरा देखो, बिफोर दिया हुआ है, बिफोर का मतलब है कि पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो पहले पास्ट परफेक्ट वाला कौन है ना, बी नंबर, हैड रन में है ना पहले, इसका मतलब ये पहले आएगा और केम आ जाएगा बाद में, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, है ना, ऐसा प्रयोग करेंगे। सेकेंड ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि बिफोर है मतलब आपको पास्ट परफेक्ट को पहले लिखना है। नोट कर लीजिए, इसको जरा बना लीजिए।
हो गया? देखिए आगे, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्ट्रीबस की बात। अब हम बात कर पास्ट परफेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसा होता है? सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, B4 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस और फॉर होगा, प्लस टाइम होगा। ये देखो पांच परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था ना, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फर्क कितना ही है कि वो कोई काम लंबे समय से अभी जारी है, एक आता जारी था, तो आप इसको कर लीजिए। हम अयोध्या से हैं, प्रभु श्री राम की धरती से। वाह, तो सबसे पहले तुमको राम राम। और हम आते हैं अयोध्या घूमने के लिए, तब तुमसे भेंट होगा क्या, है ना जी? अयोध्या की धरती से हैं आप, प्रभु श्री राम की धरती से हैं। देखिए इससे इससे बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट में लंबे समय से जारी था। इससे बोध होता है कि इससे बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट में लंबे समय से जारी था। अयोध्या आने का हमको मन भी कर रहा है, क्योंकि हम कभी गए भी नहीं है अयोध्या। अगल बगल गए, अयोध्या नहीं गए हैं। दूर दूर गए हैं, साउथ सब जगह गए हैं, लेकिन बगल में अयोध्या नहीं गए हैं। ये भी अपने आप में एक अलग बात है। इससे बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट में लंबे समय से जारी था। अब ना देखिए, किसी कार्य के पास्ट में लंबे समय से जारी होने की बात का बोध हो रहा है। लंबे समय से जारी था पास्ट में, कैसे? देखिएगा, he had been playing for 3 hours। वह 3 घंटों से पढ़ता आ रहा था। He had been playing for 3 hours। वह 3 घंटों से पढ़ता आ रहा था। 3 घंटों से पढ़ता आ रहा था मतलब लंबे समय से कोई काम जारी था। और जब कोई काम लंबे समय से जारी हो तो कौन से टेंस की बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। यही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी को कहते हैं पास्ट पर। अच्छा, सिंस और फॉर का प्रयोग तो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। सिंस का प्रयोग कहां करेंगे आप? जब आपको लगे कि समय का कोई नाम दिया हुआ है। और फॉर का प्रयोग क्या करेंगे? जब लगे समय का पीरियड दिया हुआ है। तो पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 बरस, ये हो गया पीरियड। लेकिन अगर समय का नाम दिया रहे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिन का नाम दिया है, कोई वर्ष का नाम दिया हुआ है,
2005, 2008, 2010 ऐसा वर्ष का नाम दिया हुआ तो सिंस लगेगा। आप 3 में मंडे, आप मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये भी समय का नाम है, तो भी इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे आप। जैसे मान लो किसी घंटे का नाम है 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 15 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तो इसको आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा कोई नाम दिया रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए संडे ने एक और, आई हैड बीन रीडिंग, यहां हमने सिंस लगा दिया, सिंस 9 AM, मैं 9 बजे सुबह से पढ़ता आ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 9 AM। हो गया, बढ़ जाएं। चलिए हो गया पास्ट, आपका हो गया समाप्त। पास्ट की बात खत्म कर ली हम लोग। अब बात क्या करेंगे, फ्यूचर का। चलिए हम बात फ्यूचर की करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट मालूम है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या लगेगा, विल और शैल, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद V1 लिखोगे और ऑब्जेक्ट लिखोगे। याद रखना है इस बात का कि विल और शैल जब भी आएगा तो वर्ब अपने पहले रूप में ही रहेगा, V1 में रहेगा। जब भी विल और शैल रहेगा तो वर्ब अपने किस फॉर्म में रहेगा, V1 फॉर्म में रहेगा, वर्ब का पहला रूप रहेगा। यानी विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा प्रयोग होगा आपका। और अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो नॉट कहां लगेगा आपका, विल और शैल के साथ नॉट लगाओगे और ये V1 ही रह जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में सेंटेंस रहेगा तो आप विल को और शैल को क्या कर दीजिएगा, पहले कर दीजिएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसा प्रयोग कीजिएगा। ये फ्यूचर का हो गया आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक विशेष बात और है फ्यूचर के साथ में, दो बातें। सबसे पहली बात तो ये है, विल के साथ नॉट लगाते हैं आप, और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको कहते हैं ओंट। विल के साथ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या कहेंगे, ओंट। और शैल के साथ नॉट को यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं शांट। विल को नॉट के साथ क्या कहते हैं, ओन, और शैल के नॉट के साथ क्या कहते हैं, शांट। नॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो। एक बात और समझिए, अब हम आगे विल और शैल का आपका प्रयोग पढ़ा दे रहे हैं। शैल और विल का प्रयोग कहां कहां होता है मालूम है, कहां करते हैं शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग आप करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, आई और बी, इसके साथ अब शैल का प्रयोग करेंगे। और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, विल का प्रयोग हम सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का प्रयोग करेंगे हम सेकेंड पर्सन के साथ। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन के साथ आप और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का प्रयोग कीजिएगा और शैल का प्रयोग कीजिएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। बना लिए, लिख लिए आप, लिख लीजिए। एक नोट करके एक बात लिखा रहे हैं,
लिखिए मॉडर्न ग्रामर में शैल की जगह विल का ही प्रयोग करते हैं। अब शैल का प्रयोग नहीं भी करते हैं। मॉडर्न ग्रामर में कहता है अगर आप आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न ग्रामर में शैल की जगह विल का ही प्रयोग करते हैं। आई के साथ विल, यू के साथ विल, ही के साथ विल। हरीश पूछ रहा है सर कब आइएगा, मंदिर दिखाएगा ये, कब आइएगा? अभी तो प्लान नहीं किए, लेकिन मुझे नवंबर में मुझे लखनऊ जाना है। मैं उसी समय प्लान करूंगा कि अयोध्या होते हुए लखनऊ जाऊं। अभी 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 सब बन रहा है। हाँ नहीं ठीक है ना, और भी बहुत सारी मंदिर है वहां। अयोध्या जितनी बार जाओ उतना अच्छा है। जो राम की धरती है उसका क्या कहना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिए। अब इसके यूज लिखिए, इसका यूज लिखिए। यूज कहां होता है इनका? लिखिएगा इससे बोध होता है कि कोई कार्य फ्यूचर में होगा या होने की संभावना है। इससे बोध होता है कि कोई कार्य फ्यूचर में होगा या होने की संभावना है। कोई कार्य फ्यूचर में होगा या फ्यूचर में इसके होने की संभावना है। अब जरा देखिए कैसे कहता है फ्यूचर में होगा या होने की संभावना है। इसको जरा देखिए, जैसे अगर हम तुमसे कहें कि आई शैल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो हो गया ना, फ्यूचर में होने वाली बात है या होने की संभावना है। तो आप ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है जिससे लगे कि कोई कार्य फ्यूचर में होने की संभावना का बोध हो रहा है। तो आई शैल मीट यू टुमारो, आप ऐसा प्रयोग करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? बोला या नहीं? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी, अच्छा वी वाला नहीं, अब ही की बात करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ही का प्रयोग। ही विल buy a car next week. He will buy a car next week. वह अगले सप्ताह एक कार खरीदेगा। तो अगले सप्ताह एक कार खरीदेगा का क्या मतलब है? मतलब है कि उसके द्वारा कार खरीदने की क्या है, संभावना है, या फ्यूचर में कोई प्लान है उसका करने का। तो फ्यूचर में कोई काम होगा, इस बात को बोध करना है तो आपको फ्यूचर का सेंटेंस लिखना पड़ेगा। बात ने फ्यूचर का सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना है। ठीक है, तो ही विल बाई ए कार नेक्स्ट वीक, यानी कोई काम फ्यूचर में होगा या फ्यूचर में होने की संभावना है। अच्छा यहां जो आप लिखे हैं ना शैल, इस सेंटेंस में अगर कहीं ऐसा लिखा रहे आई विल मीट यू टुमारो, एक बात और समझो, मैंने कहा कि आप शैल की जगह विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन एक और भी अर्थ है। अगर आप शैल
इसका अर्थ क्या हो जाता है? अवश्य। या अवश्य का भी सेंस रखता है। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल अवश्य मिलूंगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो जहां शैल की जगह विल की जगह शैल का प्रयोग कीजिएगा तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा? अवश्य। ठीक है ना? लेकिन लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फ्यूचर के बाद हम बाकी 3 जो टेंस है उसको हम कल आपको फिनिश कर देंगे।